गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इतिहास का। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो हम स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व, आजादी की बात करते हैं, इसका जन्म कहां से हुआ। आज से लगभग 230 साल पहले पेरिस की गलियों में हजारों लोग निकल पड़े थे एक जेल को तोड़ने, और वो जेल का नाम था बास्तिल की जेल। अब जनता इतने गुस्से में क्यों आई? क्योंकि वो अपने राजा के प्रति गुस्सा थी। क्यों गुस्सा थी, क्या कारण थे इसके, और क्यों इन्होंने इस काम को अंजाम दिया ताकि उनको जेल तोड़ना पड़ा। और हम आज पढ़ेंगे वही क्रांति जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, और इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके बारे में हम जान पाएंगे इस वीडियो में, तो आप आखिरी तक बने रहिए और देखिए कि क्रांति कैसे स्टार्ट हुई और इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े और दुनिया को इस क्रांति ने क्या दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत तारीख है 14 जुलाई 1789। इसे आप नोट कर लें, 14 जुलाई 1789। घटना कहाँ की है? पेरिस की। और पेरिस क्या है? अभी फिलहाल फ्रांस की राजधानी है। पेरिस की गुस्साई जनता ने बास्तिल की जेल पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। कारण था, जनता को डर था कि जो राजा है उनका राजा, उन्होंने क्या किया है, जनता को मारने के लिए सेना को आदेश दिया है। यह इसी डर से जनता गुस्से में आई और बास्तिल की जेल को तोड़ने के लिए निकल पड़ी। और सेना का मुकाबला करने के लिए उन्हें हथियार चाहिए थे और उन्हें आशंका थी कि उस जेल में, उस बास्तिल की जेल में उन्हें कुछ हथियार बारूद मिलेंगे, और इसी उम्मीद में वो निकल पड़े और उस जेल को तोड़ दिए। और वहां पर मौजूद कमांडर, उसकी हत्या, उन्हें मार दिया गया और वहां पर मौजूद कैदियों उनको वहां से रिहा कर दिया गया। इस तरह से वो पूरी जेल को जलाकर खत्म कर दिया और तोड़ फोड़ करके उसके जो पत्थर थे उसको मार्केट में बेच दिया वहां की जनता ने। यहाँ पे जनता में कुछ 7000 लोग थे, जिनमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। अब आगे देखते हैं कि क्रांति क्यों हुई और इसके क्या कारण थे। तो इसको समझने के लिए हमें उस टाइम के जो राजतंत्र है उसको समझना आवश्यक है। और हम समझते हैं उस टाइम के राजतंत्र को और उस टाइम किस शासक का राज्य था और क्या क्या उसकी नीतियां थी जिसके कारण जनता वहां परेशान थी और अपने राजा से नाखुश थी, क्यों गुस्सा कर रही थी, ये सब हम जान पाएंगे। तो बात करते हैं सन 1789 की। 1789 की यहां पर राजा बनते हैं लुई 16वें। इनकी शादी होती है मेरी एंटोनेट से। ये कौन थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। इनके साथ इसकी शादी होती है और जब ये राजा बने तो इनकी उम्र थी 20 वर्ष। और मेरी एंटोनेट के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी। इनके बहुत ज्यादा फिजूल के खर्च थे। फिजूल अब देखो क्या हुआ। जब लुई 16वां जैसे ही राजगद्दी पे बैठा तो इन्होंने पाया कि इसका जो फ्रांस का राजकोष है वो पूरी तरह खाली है। यहाँ पर क्यों खाली है? क्योंकि उस टाइम फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन की युद्ध चल रहा था, और युद्ध चलने के कारण फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी, जिससे उसका जो राजकोष था, उसका जो पूरा धन था वो क्या हो गया था, पूरी तरह खाली हो गया था। और खाली होने के कारण उसकी जो शासन व्यवस्था पूरी डगमगा गई थी। तो लुई ने विचार किया कि अपने जो शासन व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि अब टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब टैक्स बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर बहुत लंबी कहानी है कि टैक्स बढ़ने से किन वर्गों को, यहाँ पे उस टाइम पे समाज 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें स्टेट बोला जाता है, स्टेट। तो 3 स्टेट थे, एक था पादरी, एक था कुलीन और एक था सामान्य वर्ग, जो मैं आपको आगे पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो पूरा जो टैक्स है वो सामान्य वर्ग को देना पड़ता था। तो राजा ने तय किया कि अब टैक्स बढ़ा दिया जाए, जिससे राजकोषीय मतलब धन इकट्ठा हो और उसकी शासन व्यवस्था अच्छे से चले। तो राजा ने सोचा कि अब जो तीनों स्टेट की मीटिंग बुलाई जाए और जो कर बढ़ाने का प्रस्ताव उसको पारित किया जाए। तो राजा ने जैसे सोचा तो तीनों स्टेट के व्यक्ति आए, पादरी वर्ग के 300, कुलीन वर्ग के 300 व्यक्ति और सामान्य वर्ग के 600। तो यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे 300 पादरी वर्ग के, 300 कुलीन के और 600 सामान्य वर्ग के। सामान्य वर्ग में किसान, मजदूर,
और वकील इत्यादि लोग आते थे। अब क्या होता था, इनका एक व्यक्ति, इस वर्ग का एक व्यक्ति बराबर एक मत होता था, इसका भी और इसका भी एक व्यक्ति बराबर एक मत। लेकिन सामान्य वर्ग के दो व्यक्ति बराबर एक मत, मतलब यहाँ के जो दो व्यक्ति मत देंगे उसका एक मत गिना जाएगा, मतलब एक व्यक्ति का आधा मत होता था। इस तरह से यहाँ की व्यवस्था थी कि इनको मत देने के अधिकार में भी इतनी ज्यादा असमानता कि अब सोचो कि उस वर्ग का एक व्यक्ति का एक ही मत होगा, एक व्यक्ति का एक मत, लेकिन सामान्य वर्ग के दो व्यक्ति के मत मिलाकर एक मत, मतलब सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति का मत मतलब आधा मत। जब दो व्यक्ति मत देंगे तब जाकर वो पूरा एक मत होता था। अब तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मतों की संख्या 600 हो गई, ये दोनों वर्ग की, और इनकी 600 का आधा कर दो तो 300। तो कोई भी प्रस्ताव हो, अब देखो आसानी से यहाँ पे 600 300, मतलब ये 2.1 से ही जीत जाते थे, मतलब 2:1 के अनुपात में ही जीत जाते थे। अब देखो यहाँ पे इनकी संख्या दुगनी है और इनकी 1 है। तो अब कोई भी प्रस्ताव हो तो आसानी से कौन सा प्रस्ताव पास होगा, जो टैक्स बढ़ेगा तो किन पे लागू होगा, सामान्य वर्ग पे लागू होगा। इसी बात को लेकर सामान्य जनता चिढ़ गई और उन्होंने बोला कि हमारे भी एक व्यक्ति का मत एक वोट के बराबर होगा। और इस बात को लेकर वहां की सामान्य वर्ग की जनता निकली और वहां के जो वर्साई का जो महल है वहां से निकलकर जो टेनिस कोर्ट है वहां पर इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने एक असेंबली बनाई और असेंबली में ये निर्णय किया गया कि जब तक यहाँ जो राजा है उसकी शक्तियों को कम ना कर दे और नया संविधान ना बना दे तब तक हम हटेंगे नहीं। और तभी से यह स्टार्ट हुई इस बात, उन्होंने अपनी हक के लिए लड़ा। अब आगे देखते हैं दूसरा कारण। तो स्टूडेंट आप ये चित्र देख सकते हैं, यह चित्र उस समय की सामाजिक असमानता को दर्शाता है कि कैसे एक सामान्य वर्ग पूरा राज्य का बोझ ढो रहा है और कैसे ये दो वर्ग ऐश कर रहे हैं। तो उस टाइम के ये सामाजिक असमानता को दर्शाने वाला चित्र है। आगे देखते हैं हम। सामाजिक भेदभाव। फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, इन्हें छूट थी कि इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। द्वितीय स्टेट कुलीन और अमीर वर्ग, इसमें राजा के रिश्तेदार वगैरह आते थे, इन्हें भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तृतीय स्टेट आम जनता, जिसमें शामिल थे किसान, मजदूर, वकील। फ्रांस की 90% जनता इसी में थी और सारा टैक्स यही देते थे। जैसे कि आपने यहाँ पे ये चित्र में देखा कि कैसे एक सामान्य वर्ग पूरा टैक्स देकर अपना पूरा राज्य का भार खुद ही सामान्य वर्ग ढो रहा है और बाकी जो दो वर्ग हैं वो ऐश कर रहे हैं। तो यह एक प्रमुख कारण था फ्रांस की क्रांति का। अब दूसरा कारण देखते हैं, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट कैसे आया? अमेरिका की आजादी की लड़ाई में मदद करने के कारण फ्रांस पर 2 अरब लीवरे मुद्रा का कर्ज चढ़ गया था। कितने? 2 अरब लीवरे, इतनी करेंसी का उन पे कर्ज चढ़ गया था, जिसके कारण फ्रांस में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। अब आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कारण वहां की जो अनाज है उनकी कीमतें बढ़ गई और जो सामान्य वर्ग है कीमतें बढ़ने के कारण उसे खरीद नहीं पा रहा था और भूखमरी, इसके कारण वहां की आर्थिक समस्या के कारण पूरी भूखमरी छा गई और आपस में रोटी के लिए फ्रांस के लोग लड़ने लगे। इसके बाद देखते हैं हम महंगाई और भूख। जैसा कि मैंने बताया कि आर्थिक संकट आने से महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने से लोग अपने खाने के लिए अनाज नहीं जुटा पा रहे थे और जब अनाज नहीं जुटा पा रहे थे तो भूख तो बढ़ेगी, ये वाजिब बात है। फसल खराब होने से रोटी की कीमतें बढ़ गई, जिससे आम जनता के लिए पेट भरना भी वहां पे मुश्किल हो गया था। ये एक कारण है। ये देख सकते हैं किस तरह से वहां की जनता रोटी के लिए लड़ रही थी। और उस टाइम क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी है कि दार्शनिक का प्रभाव। रूसो और जॉन लॉक जैसे विचारकों ने लोगों को सिखाया कि आजादी और बराबरी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। और फ्रांस में दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। रूसो, इनके द्वारा बताया गया है कि आजादी और बराबरी सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उन्होंने उन पर इस बात का भी असर पड़ा। अब आगे देखते हैं। अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लेते हैं। 5 मई 1789 राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। अब स्टेट जनरल क्या होता है देखें आप। 3 स्टेट, पहला पादरी वर्ग, दूसरा
कुलीन वर्ग और तीसरा सामान्य वर्ग। तीनों स्टेटों की मीटिंग बुलाई। क्यों बुलाई? ताकि वो टैक्स बढ़ा सके। टैक्स क्यों बढ़ाए? क्यों बढ़ाए टैक्स? क्योंकि फ्रांस पर जो उसका राजकोष है उस पे पूरी तरह क्या हो गया था, खाली हो चुका था और आर्थिक संकट आ चुका था। क्यों आ चुका था? अमेरिका की उन्होंने मदद की थी युद्ध में। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ जब लड़ाई लड़ रहा था अमेरिका, तब उन्होंने, फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका की। इसके कारण वहां पे आर्थिक संकट आ गया था। तो इन्होंने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में क्या हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सामान्य वर्ग है उस टैक्स, सामान्य वर्ग से टैक्स ज्यादा लेने की बात कही गई और बात कहने के कारण, यह बात टैक्स वाली बात कहने के कारण सामान्य वर्ग क्या हो गया, आवेश में आ गया। और उससे उन्होंने उस वर्साय के महल से निकलकर बाहर एक टेनिस कोर्ट था, वहां पर असेंबली बनाई और असेंबली में एक नए संविधान के निर्माण की बात कही और राजा की शक्तियां कम करने की बात कही। ये देख सकते हैं आप टेनिस कोर्ट। और तीसरे स्टेट के लोगों ने कसम खाई कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये देख सकते हैं उस टाइम की टेनिस कोर्ट की इमेज है, कैसे वहां पे उन्होंने अपनी असेंबली के द्वारा तय किया और उन्होंने कसम खाई कि जब तक हम नया संविधान नहीं बना देंगे तब तक वहां से हम हटेंगे नहीं। 1791 फ्रांस का एक संवैधानिक राजतंत्र बना। 1791 में फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र बना। अब कैसे बना? अब जब असेंबली बन गई तो सामान्य वर्ग क्या हुआ, सामान्य वर्ग ने मांग रखी कि हमको भी बराबरी का अधिकार चाहिए, हमारे एक व्यक्ति का वोट बराबर एक मत होना चाहिए। हमारे जैसा कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का होता है वैसे ही एक व्यक्ति का मत बराबर एक मत होना चाहिए और हमें ही सारा टैक्स नहीं देना पड़े, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा बाकी के वर्गों को। यह बात रखी गई। राजा परेशान होकर उनकी बात को मान लिया और फ्रांस में एक नए संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण हुआ। और राजतंत्र का निर्माण हुआ तो क्या हुआ, जो टैक्स है, टैक्स अब पहले किनको देना पड़ता था, सामान्य वर्ग को, तो अब तीनों वर्ग को टैक्स देना अनिवार्य हो गया और राजा की शक्तियां थोड़ी कम कर दी गई। और साथ में 21 जनवरी 1793 राजा लुइस को देशद्रोह के आरोप में सरेआम फांसी दे दी गई। अब जो राजा बना था लुई 16वां, उसको देशद्रोह के आरोप में आम जनता ने क्या कर दी, फांसी दे दी। इसके लिए एक रोचक तथ्य यह है कि इसको फांसी कैसे दी गई। एक गिलोटिन नामक एक यंत्र था जिसमें क्या करते हैं, उसका निर्माण इसलिए किया गया ताकि मौत को आसान बनाया जाए। उसमें उस गिलोटिन में इस लुई 16वें को वहां पर रखा गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि गिलोटिन की इमेज क्या होती है। ऊपर एक धारदार कुछ यंत्र होता है, उसको सीधे वहां पे उसके सर में फंसाया जाता है और सीधे मौत को आसान। क्यों? पहले क्या होता था, सजा देने के लिए कुल्हाड़ी से उसको उसकी गर्दन पे वार किया जाता था और वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती थी, इसलिए उसको मौत को आसान बनाने के लिए गिलोटिन का इस्तेमाल किया जाने लगा और उसी गिलोटिन पर इस राजा लुई को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। ये है, देख सकते हैं आप उसकी इमेज जिसमें फांसी दी जाती थी। देखो यहाँ पे उसके सर को फंसा दिया गया है और ऊपर से उसे खींचते हैं और पूरा उसका सर अलग हो जाता है। तो जब राजा लुई को फांसी दी गई, उसको गिलोटिन पे चढ़ाया गया, तो उसके रक्त से लोगों ने रक्त को अपनी रुमाल पर एक निशानी के तौर पे रखा ताकि हमने क्या कर दिया, राजतंत्र को खत्म कर दिया, निरंकुश राजा को समाप्त कर दिया। इस तरह से उसकी याद में उन्होंने उस निरंकुश राजा की याद में अपनी रुमाल पर उसके लहू को लगाया। अब राजा लुई की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो राजा बना वो था रोबेस्पियर, जो जिसे आतंक का राज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आतंक का राज। ये 1793 से 1794 तक रहा। आतंक का राज क्यों कहा जाता? क्योंकि जो भी इस क्रांति के खिलाफ बोलता उसको गिलोटिन, जो मौत देने वाली, सजा देने वाली मशीन है, गिलोटिन, उस पर चढ़ा देता था और उसको तुरंत वध हो जाता था, उसे तुरंत मार दिया जाता था। इसलिए बहुत ही ज्यादा आतंक का राज, मतलब इतना ज्यादा आतंकित था कि कोई भी अगर थोड़ा सा भी क्रांति के खिलाफ बोलता है तो उसको सीधे गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। इतना भयानक हो गया था कि इसके साथी भी डर गए और साथी डरने के कारण इसको क्या किया, लास्ट में इसको, जो रोबेस्पियर है, इसको भी उस गिलोटिन पे चढ़ाया गया और उसकी भी उसी के द्वारा हत्या कर दी गई। उसी गिलोटिन पर चढ़ाकर उसको मार दिया गया। इतना ज्यादा उससे इसके साथी लोग डर गए थे। ये है, आप देख सकते हैं रोबेस्पियर की इमेज। अब
जब रोबेस्पियर मर गया तो उसके बाद एक आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट यह एक सेनापति होता है जो अपनी योग्यता के अनुसार और राजनीतिक अवस्था के कारण फ्रांस का राजा सम्राट बन जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के लोगों को लगता था कि यही एक व्यक्ति है जो हमारे लिए अच्छा कर सकता है, और इसने बहुत ज्यादा बदलाव किए फ्रांस में। और इन्होंने जो व्यक्ति को अधिकार चाहिए, मानव अधिकार, जो पूरे अधिकार है, समानता का अधिकार, ये सारी चीजें इन्होंने दिलाई नेपोलियन बोनापार्ट ने, और फ्रांस की जनता को सुरक्षित महसूस करवाया। ये है नेपोलियन बोनापार्ट, देख सकते हैं आप इसकी इमेज। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई और वो ये मारा गया। अब असली लोकतंत्र कब मिला फ्रांस को? फ्रांस में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1870 के बाद तीसरे गणतंत्र के साथ वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। आज का फ्रांस, वर्तमान में फ्रांस का 5वां गणतंत्र चल रहा है, जिसकी शुरुआत 1958 में चार्ल्स डी गॉल ने की थी। ठीक है, आप इसे नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है, इस क्रांति ने दुनिया को क्या दिया? इस क्रांति से दुनिया ने क्या सीखा? नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका नारा था स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए और बंधुत्व चाहिए। लोकतंत्र दुनिया को क्या मिला? लोकतंत्र। पहले क्या चलता था? राजशाही, राजतंत्र, राजा का शासन चलता था। लेकिन देखो वहां पे राजा का शासन कैसे समाप्त हुआ फ्रांस में, कैसे लोग भड़के, और कैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब जनता राजा के खिलाफ होती है तो पूरा उसका राजा को भी हिला देती है, राजा को भी हार मारना पड़ता है। राजतंत्र हटा के कैसे लोकतंत्र स्थापित किया फ्रांस की जनता ने, आप आपने अभी सुना। लोकतंत्र, राजशाही को खत्म कर जनता का शासन स्थापित करने की प्रेरणा। तो ये राजतंत्र हटाने की प्रेरणा कहां से मिली? फ्रांस की क्रांति से मिली दुनिया को। अधिकार, मानव अधिकारों की घोषणा की शुरुआत यहीं से हुई। और जो मानव के अधिकार हैं, जो जनसिद्ध अधिकार होते हैं, बराबरी, समानता का जो अधिकार होता है, वो किसने बताया? फ्रांस की क्रांति ने बताया। और हमारे देश नहीं सारी दुनिया ने सीखा कि फ्रांस की क्रांति ने बहुत कुछ सिखाया कि जो लोगों के अधिकार हैं उनको कैसे कायम रखा जाए और कैसे प्राप्त किया जाए। ये सारी चीजें हमें इस क्रांति से सीखने मिली।